मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर बता दूं। किशोरी भैया, आपकी जीत पर मुझे शक नहीं था, ये कहना है अमेठी सीट पर प्रियंका गांधी का। अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी 87,000 वोट से पीछे चल रही हैं। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प बना हुआ था और जैसा कि कहा जा रहा है कि जो किशोरी भैया हैं प्रियंका गांधी के, उन्होंने ये कहा था जिस वक्त उनका नाम फाइनल हुआ था इस सीट पर, आज किशोर सर, तो उस वक्त प्रियंका गांधी का ये बयान आया था कि प्रियंका गांधी ने कहा था कि हमें पूरा भरोसा है, उन्होंने ग्राउंड पर वहां काम किया है और इसलिए उन्हें जीत मिलेगी। मैं आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस से सुब्रांश राय हमारे साथ हैं। सुब्रांश राय, गदगद होंगे आज आप? प्योधी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जीत हिंदुस्तान के लोगों की होनी जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ रहा था, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप जीत की बधाई दे सकते हैं क्योंकि पिछले 2-2.5 घंटों से लगभग भारतीय जनता पार्टी 36% 35% वोट के साथ इंटैक्ट है और ये जो सीट की आप टैली 240-41 दिखा रहे हैं, यही 230, 32, 35, 40 के आसपास है, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्योधी की चुनाव में 2 बड़ी बातें थी। अगर हमने, जो कि आप सबके पास भी पीछे रोल मॉडल उत्तर प्रदेश का ही रहा है, युवा बेरोजगार है तो लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ वोट दिया। ठीक है, हम मंदिर गए, अच्छी बात है, हमारा विश्वास था, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद हम घर से जब निकलते हैं तो दाल रोटी की तलाश तो होती है। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश और बिहार की धरती, खासकर वहां ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है, सड़कों पर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, नारी अस्मिता। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो हमारी आधी आबादी है, नारी सम्मान का प्रतीक जिसके लिए हमारी संस्कृति में रामायण और महाभारत हुआ, वो सबसे ज्यादा खतरों में आ गए। इनके ब्रांड एम्बेसडर थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनके ब्रांड एम्बेसडर थे नित्यानंद स्वामी, इनके ब्रांड एम्बेसडर थे उज्ज्वला रमन्ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है। तो जनता ने भरपूर, उनका गुस्सा सिर्फ एक बात पे था कि आप आए थे नौकरी का वादा करके, आपने नौकरी नहीं दिया। आप आए थे नारी सम्मान और महिला अधिकार की सुरक्षा करने, उसको आपने सुरक्षित नहीं किया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका विरोध करता है वो नरेंद्र मोदी का विरोधी, भारत विरोधी नहीं हो सकता है। हर चीज का हथियार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस मशीनरी नहीं हो सकती है। तो देश की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट दिया है। और इसके एक और बड़ी चीजें मैं आपको बताता हूँ प्योधी। जिस तरह से इन्होंने पोल ढोल करके कल हिंदुस्तान की मार्केट को बढ़ाया, आज हिंदुस्तान की मार्केट से लगभग 7 लाख करोड़ रुपया इस देश की आम जनता का स्वाहा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अर्थशास्त्री आकर ये नहीं कह पाया कि 7 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान के जो आज डूबे हैं, 4,4200 से ऊपर हमारा सेंसेक्स गिरा है और 1450 से ऊपर निफ्टी डाउन है। जिम्मेदार कौन है? सुब्रांश राय, मैं आता हूँ आपके पास, आता हूँ। एक बार मैं जरा पटना का रुख करूंगा, जरा वहां की तस्वीर भी थोड़ी देखनी जरूरी हो जाती है क्योंकि आज देखिए इस पर तो अब आपसे बहस होती रहेगी और आप बताते रहेंगे क्यों आप आगे बढ़ते गए, बीजेपी क्यों पीछे होती गई। लेकिन पटना से हमारे साथ उत्कर्ष भी बने हुए हैं। उत्कर्ष, जश्न खामोशी से मनाया जाएगा या फिर जश्न को जश्न के अंदाज में बीजेपी मनाने की तैयारी में है? क्योंकि ये जीत है तो जिस हिसाब से मान के चल रहे थे, लेकिन इस जीत में अभी बहुत संशय है, फुल मेजोरिटी नहीं। और बिल्कुल देखिए, जीत जरूर मानी जा रही है, लेकिन अगर बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो कई सीटें जो हैं इस बार महागठबंधन के खेमे में जा सकती है। कई सीटें ऐसी है जो बीजेपी यहां से लूज कर रही है। देखिए, पटना की दोनों सीटें कही जाती है कि बीजेपी का गढ़ होता है, लेकिन इस वक्त एक सीट जो है वो अभी भी फंसती हुई नजर आ रही है। लालू यादव की जो बड़ी बेटी है मीसा भारती, करीब 40,000 वोटों से आगे चल रही है। इसके अलावा काराकाट की बात की जाए, पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, वो भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। वहां से भी उपेंद्र कुशवाहा हारते हुए नजर आ रहे हैं। 50,000 का मार्जिन पवन सिंह हारते हुए नजर आ रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा? जरा इसको क्लियर कर दीजिए। जहानाबाद जेडीयू हार रही है, करीब 60,000 से ज्यादा जो मार्जिन है वो हो गया। अच्छा, दोनों पीछे चल रहे हैं क्योंकि उत्कर्ष, बिल्कुल देखिए, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों हार रहे हैं। सीपीआई जो है वहां से निकल रही है, राजा राम जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, बात पूरी कीजिए उत्कर्ष, अपनी जानकारी दीजिए सारे।
बिल्कुल, देखिए इसके अलावा अगर बात की जाए बक्सर से तो कांटे की टक्कर जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा अगर पटना साहिब की बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद जो है वो क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहे हैं। करीब 70,000 से ज्यादा मार्जिन जो है वो रविशंकर प्रसाद का हो गया है। लेकिन सासाराम की सीट कांग्रेस एक ही सीट नजर आ रही है जहां पर कांग्रेस जो है उसका दबदबा अभी भी कायम है। कांग्रेस जो है वो आगे नजर आ रही है, वहीं पर बीजेपी जो है वो पीछे हो गई है। पूर्णिया की बात की जाए, पूर्णिया में पप्पू यादव की लड़ाई संतोष कुशवाहा से थी, यानी कि जेडीयू वर्सेस इंडिपेंडेंट थी, लेकिन यहाँ पर जेडीयू आगे निकल गई है। पप्पू यादव कह सकते हैं पीछे हो गए, लेकिन 3 सीटों पर अभी भी आरजेडी जो है वो दावे कर रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बढ़त जो है वो बरकरार है, जिसमें जहानाबाद, पटना की पाटलिपुत्रा सीट, इसके अलावा अगर एक सीट की बात की जाए तो कह सकते हैं कि वो कटिहार में भी कहीं ना कहीं चीजें अलग नजर आ रही है, लेकिन वहां पर कह सकते हैं कि जेडीयू आगे निकल जाएगी। लेकिन 2 सीट फंसती हुई अभी भी नजर आ रही है। जेडीयू की बात की जाए तो महज 1 सीट फंसी हुई है, लेकिन 1 सीट जो पिछले बार गई थी वो सीट वापस आ जाएगी, ये भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। यानी कि किशनगंज की हम बात कर रहे हैं, किशनगंज की सीट जो है वो जेडीयू बढ़त बनाई हुई है। लेकिन सबसे अच्छा फैक्टर कह सकते हैं चिराग पासवान का, 5 की 5 सीट कह सकते हैं कि वो चिराग पासवान जीत रहे हैं इस बार। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है वो चिराग पासवान को जरूर मिलेंगे। मतलब ये चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर है। और राजकिशोर जी, तो चिराग पासवान क्योंकि जो मेहनत वो कर रहे थे और एक वर्चस्व की लड़ाई उनके सामने एक बार मोहित का रुख कर लीजिए। हाँ, मैं इस रिएक्शन के बाद मोहित के पास ही जा रही हूँ। एक तो इस पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और दूसरा ये कि 5 किलो अनाज का जादू चल गया क्या, या फिर जो तेजस्वी नौकरी की बातें कर रहे थे उसका क्रेडिट ले रहे थे कि 17 महीने में हमने इतनी सारी नौकरियां दे दी हैं। ये कैसे समीकरण बैठा? देखिए, मैं यूपी बिहार दोनों को मिला के एक लाइन में अगर आपसे कहूं तो ये बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि वहां पर जातीय समीकरण यानी सामाजिक समीकरणों ने पूरा खेल किया है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रिलेक्टेंस रहा, उदासीनता रही कार्यकर्ताओं की, और टिकटों को लेकर जो मैंने कहा वो एक दिक्कत थी। और तमाम जो मुद्दे आप मानकर चलिए कि चाहे वहां पर जमीन का अयोध्या में जिस तरीके से वो हुआ, और उसके अलावा जो तमाम परीक्षा पेपर लीक हुए, युवाओं में जो थोड़ी नाराजगी थी, वो सब मुद्दे लोगों ने उसको इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीजें दिखाई पड़ रहा है। वहां पर लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर ये चीजें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ा। मैं ये चाहती हूँ आप ये पूर्वांचल समझाइए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से पहले गुजरात छोड़कर आते हैं और उन्हें पता है कि भाई हम सब जानते हैं दिल्ली की गद्दी यूपी से होकर गुजरेगी, और यूपी में अगर आपको पूरे यूपी को साधना है तो आपको पूर्वांचल की राजनीति को समझना होगा। प्रधानमंत्री 14 से उसकी शुरुआत करते हैं और अभी उसी जमीन को जब वो हासिल करते हैं तो उसी पर पीठ थपथपाई जा रही थी। लेकिन अब हम जो देख रहे हैं ग्राउंड पर, ये कैसे बदला? वहां पर ये क्या वोटर के दिमाग में रहा कि जब वो गया तो वो बटन नहीं दबा रहा था? दरअसल अति आश्वस्ति जो जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा आश्वस्त हो जाना और ये लगने लगना कि हम जैसा चाहेंगे वैसा होगा, वैसा करेंगे, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। और मिला के जनता को बीच बीच में लगता है कि किसी को भी जमीन पर लाना, अगर वो राहुल गांधी को अगर अर्श से फर्श पे ला सकती है तो निश्चित तौर पर इनको भी सबक सिखाना था। उस तरीके से तो चीजें नहीं हुई, लेकिन जो चीजें मैं फिर कह रहा हूं कि स्थानीय मुद्दे जिनकी बात हो रही थी, परीक्षा पेपर, भर्ती लीक, इसके अलावा जो सामाजिक समीकरणों की जो बात हो रही थी, वो लग रहा है कि पूरी तरीके से वहां पर दिखाई पड़े। ऐसा लग रहा था जो मोदी के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर वो पूरी चीजें पीछे हो जाएंगी, नेपथ्य में चली जाएंगी, ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ा। और अगर मोदी पहले आए थे तो लगातार 2 बार से, बल्कि यूं कहें कि 4 चुनाव से वो वहां पर सफल होते दिखाई पड़ रहे थे। चाहे मैं विधानसभा के 2 चुनाव बात कर लूं, चाहे 2 लोकसभा चुनाव की बात कर लूं, लेकिन इस बार जिस तरीके से अखिलेश और राहुल ने एकजुटता दिखाई और बसपा का पूरा वोट खत्म हो गया, सिंगल डिजिट में आ गया। आप सोचिए कि एक नया वहां पर दलित लीडर उभर कर आ गया, नगीना ऐसी सीट से एक नया लड़का अब आ गया, वो मायावती को पूरी तरीके से वहां पर जमानत जब्त हो रही है वहां पर। तो कुल मिला के जिन लोगों को, चाहे वो AIMIM हो, चाहे BSP हो, जिनको लगा लोगों को कि ये वोट कटवा है, उनको बीजेपी को सबक सिखाने के लिए वो एकजुट होकर वो वोट गया। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो कहीं ना कहीं उदासीन हुआ, थोड़ा सा आहत हुआ। एक बार हैदराबाद का ही फिर मैं अपडेट लेता हूँ। राजकिरण भी जुड़ चुके हैं। राजकिरण, क्या जानकारी उधर से और कैसे देख रहे हैं अब ये पूरा संघर्ष? असदुद्दीन ओवैसी, माधवी लता के ऊपर चर्चाएं बहुत।
यहाँ पर हैदराबाद में अभी तक 2,17,000 वोटों से असदुद्दीन ओवैसी लीड कर रहे हैं, जहाँ पर माधवीलता सुबह से दावा करते हुए आ रही कि यहाँ पर डिफरेंस सा सिनारियो दिखेगा। अगर जमीनी स्थल पर जब यहाँ पर वोट बॉक्स खुलते हैं, ईवीएम बॉक्स खुलते हैं, वहाँ पर पूरी तरह से डिफरेंट सिनारियो यहाँ पर नजर आता है। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी 2,17,000 वोटों से लीड पे दिख रहे हैं और 3 लाख वोट अभी तक बाकी है गिनने के लिए। अभी तक 7 लाख वोट अभी तक गिन चुके हैं और 3 लाख से ऊपर अभी तक वोट बाकी है गिनने के लिए। रही तेलंगाना की बात, तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी उम्मीद करते हुए आ रही है कि 17 सीटों में से कम 8 से 10 सीट यहाँ पर जीतने वाले हैं, उसी तरह से यहाँ पर तेलंगाना में देखा गया तो 8 सीटों पे बीजेपी लीड में नजर आ रही है और दूसरे 8 सीटों पे कांग्रेस नजर आती हुई दिख रही है और 1 सीट पर एमआईएम। तो पूरा 17 सीटों में 8 बीजेपी, 8 कांग्रेस और 1 एमआईएम। तो यहाँ पर बीआरएस पूरी तरह से नजरअंदाज, यहाँ के लोगों ने नजरअंदाज किया गया था। जितने भी बीआरएस के वोट बैंक था वो बीजेपी के तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरह से एग्जिट पोल में बताया गया था बीआरएस का वोट बैंक पूरा बीजेपी के तरफ जाने वाला है, उसी तरह नतीजे जब आगे आ रहे हैं तो उसी तरह दिखाई दे रहा है तेलंगाना में। सर, नेक टू नेक फाइट है राहुल सर। तेलंगाना के जब आंकड़े हम देख रहे हैं तो वो 8-8 पे दोनों